हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और अपनी पढ़। मैं आकाश कुमार भड़ाना वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 11वीं क्लास है और इसी 11वीं क्लास के अंतर्गत हम आपका देख रहे हैं। चैप्टर हमारा क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समस्या तो देख रहे हैं। ठीक है। और इस अध्याय में पढ़ने के बाद आपने ये सारी चीजें कल हमने पढ़ लिया था। परिचय को हमने पढ़ा, पृष्ठभूमि को हमने पढ़ा। ठीक, इतना पृष्ठभूमियों को हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, और मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि आखिरकार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या थी, किस तरह की आपका चीजें थी, कैसे क्या सब कुछ इसमें हो रहा। ठीक, ये सब कुछ हमको इसमें देखना था और ठीक करके इसमें बात। ठीक है नहीं? चलिए। अब कह रहे हैं कि अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा है। ठीक, और ये इस पर था कि उन शीघ्र से प्रतिफल नहीं आता। कल बता चुका था कि वहां सोच विचार कर कर बढ़ते हुए खर्चों की के लिए सार्वजनिक उद्यमों ने अधिक आय अर्जित नहीं। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान तथा विदेशी उधार मुद्रा को ही उपभोग के कार्य में लेते। लोग अब लोग क्या है, ऋण पर उधारी पर डिपेंड। किस पर? उधार पर। ठीक, इस प्रकार कई अनावश्यक खर्चों को नियंत्रण करना ना तो प्रयास किया गया और न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निगत किया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण करने की क्षमता अधिक माने जाने लगी। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। एक, आयात की वृद्धि इतनी तीव्र हो गई कि आयात निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह का आयात वस्तुओं को पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय उधार की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त मुद्रा नहीं बची थी। कोई अंतर्राष्ट्रीय देश निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना, यानी कि कोई भी चाहे देश का हो या अंतर्राष्ट्रीय, वो भारत में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का इच्छुक नहीं था। कारण क्या था? ठीक, उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, नाम ध्यान लीजिए, इंटरनेशनल री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, यानी कि IBRD। ठीक, IBRD विंडो है बेसिकली किसकी? RBI की, सॉरी, वर्ल्ड बैंक की। कह रहे हैं कि और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। किसने? भारत ने। भारत को 7 बिलियन डॉलर का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए लिया। कितना? 7 बिलियन डॉलर क्या चाहिए हमको? 7 बिलियन डॉलर का, अरब का हमने क्या किया? हमने कर्जा लिया। हमको क्या चाहिए? ऋण, कि हमारे सामने संकट पैदा हो चुका है। उस ऋण को मापने के लिए इन संस्थानों में भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई। जैसे सरकार क्या करेगी? उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी। सरकार, अब देखिए, IMF ने कहा ठीक है, आप हमारे पास ऋण लेने के लिए आए, हम आपको ऋण देंगे, लेकिन अगर आपके देश में ये स्थिति पैदा हुई है, क्या आपने उसका आकलन किया है? तो उन्होंने कुछ शर्त रखी ऋण देने की। क्या शर्त थी भारत सरकार के पास? मैं भी दिखाता हूं। उन्होंने भारत सरकार को बोला कि भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा? कुछ शर्तें लगाएं। जैसे सरकार को उदारीकरण, यानी कि अपनी नीतियों को उदार करना पड़ेगा, जो कठोर है, हर चीज में लाइसेंस पेनल्टी लगा रखी है, आप इन्वायरमेंट से क्लियरेंस लो, उससे क्लियरेंस लो, ये करो, तो आपको ये बड़ा सलर करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या हो गया? उदारीकरण। अब कह रहे हैं कि निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंध हटाएगी। बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जहां आपका प्राइवेट सेक्टर जा ही नहीं सकते थे, और वो सारे प्रतिबंध हटाएगी। अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। हर जगह कितना प्रोडक्शन होगा, कहाँ प्रोडक्शन होगा, किसको सप्लाई करोगे, ये सब भारत सरकार तय करेगी। कह रहे ये सब आपको बंद करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा।
भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार, विदेशी व्यापार प्रतिबंध हटाएगी कि हम किसी देश से व्यापार नहीं करेंगे, हमने ऐसा था, कह रहे आपको ये प्रतिबंध भी हटाना पड़ेगा। क्लियर है? और कह रहे हैं भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये शर्तें मान ली। अब उन्होंने कंडीशन रखी थी कि आप अपनी चीजों को, पॉलिसी को सुधार कीजिए, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाइए और आप विदेशी व्यापार को बढ़ावा दीजिए। तो कह रहे हैं भारत सरकार ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली, नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधार सम्मिलित किया। ठीक, इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संपूर्ण प्रतिस्पर्धा व्यापारिक वातावरण की रचना, फर्मों के कारण प्रवेश करना और उनकी समृद्धि पर आने वाली बाधाओं को दूर करना। ठीक, इन नीतियों को दो महत्वपूर्ण दो उप समूह में विभाजित किया गया। दायित्वकारी उपाय, संरचनात्मक सुधार के उपाय, स्थायिकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना। मुद्रास्फीति का मतलब जब आपका मुद्रा की वैल्यू घट जाती है और मान लीजिए 1 रुपए में पहले आपके 10 रुपये, अब 1 रुपए में 2 ही टॉफी आ गई। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, वस्तु की वैल्यू बढ़ गई, पैसे की वैल्यू घट गई, तो मुद्रास्फीति। ठीक, पर अंकुश लगाने की आवश्यकता थी। जो संरचनात्मक आपके सुधार के वे दीर्घकालीन उपाय हैं अर्थव्यवस्था की क्षमता को सुधारने, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अनियमितता को दूर करने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को संवर्धित करने। इस दृष्टि से सरकार ने कुछ अनेक नीतियां प्रारंभ की। ये 3 उपवर्ग हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आप यहां से देखना प्रारंभ कीजिए 1980 के दशक से व्यापार की क्या स्थिति है, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। ये वाला जो पार्ट है, 7 बिलियन कैसी स्थिति रही, क्या चीजें थी, तरह से व्यापक उभरा, एक एक करके। अब इन भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नीति को देखिए, क्या क्या शर्तें उन्होंने, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनके संरचनाओं को हमने आपने बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं उदारीकरण। हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि आर्थिक गतिविधियों के विनियमन के बनाए गए कानून के विकास के मार्ग में, जो आर्थिक गतिविधियों के लिए जो आपने विनियमन बनाए हैं कि किस तरीके से काम होगा, क्या क्या सेक्टर काम करेंगे, कहां पर काम करेंगे, जो भी आपकी नीतियां हैं भाई, वही तो आपका विनियमन है। कह रहे जो आपने विनियमन बनाए हैं, नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन गई। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीतियां थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस, आयात निर्यात की नीति की तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय विदेशी निवेश नीतियां उदारीकरण 1980 के दशक तक ही आरंभ की गई, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थीं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में किए गए सुधार समीक्षा कर औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र सुधार कर, विदेशी विनियमन बाजार, व्यापार निवेश क्षेत्र 1991 में, 1991 के बाद से विशेष इन चीजों पर आपका ध्यान दिया गया। ठीक, ये क्षेत्र थे यहाँ पर क्या हुआ, उदारीकरण हुई, चीजों में उदार आई, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को मुक्त नीति के तहत रखा, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, इनको हमने देखा।
तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय विदेशी नीतियों में 1991 के बाद आरंभ की गई चीजों को, ठीक है, देख लिया। तो आयात निर्यात पर चलिए अब बात कर रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र का विनियमनकरण। भारत में विनियमन प्रणाली में अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी। वे उद्यमी को एक फर्म स्थापित कर बंद करने या उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी थी। अगर आपको कोई भी मात्रा का निर्धारण करना है कि आप कितना प्रोडक्शन करोगे, इसके लिए किसी गवर्नमेंट अफसर आपको परमिशन लेनी जरूरी थी। मैं कहा था ना, तो उन्होंने क्या किया, उदार कि भैया कोई निधि है आप चाहते हो, कहा था वर्ल्ड बैंक और IMF। अनेक उद्योगों को तो केवल निजी उद्यमों का प्रवेश निषेध था। कितने ऐसे सेक्टर थे जहां पर केवल प्राइवेट सेक्टर जो है एंट्री ही नहीं कर सकते, ठीक। और यह देखिए, कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। सभी निजी उद्यमों को कुछ औद्योगिक उत्पाद की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में अनेक आपका नियंत्रण करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उनको बहुत सारी चीजों में होल्डिंग कैपेसिटी थी, वो नियंत्रण कर सकते थे। 1991 के बाद से आरंभ की गई सुधार नीतियों में इसमें अनेक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। कह रहे कि जो 1991 के बाद LPG अपनाई गई थी, उसमें जो आपका सुधार हुआ था, बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध थे जिनको हटा दिया गया, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, जोखिम भरे रसायन हो गए, और औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, विमान तथा औद्योगिक भेज, 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर सभी अन्य के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। केवल 6 ऐसे उद्योग रखे, फिर लाइसेंस प्रणाली को अनिवार्य बनाया गया, बाकी सबको वहां से डिलीट कर दिया, बाकी सबको वहां, तो 6 को रखा। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षा उद्योग केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेल परिवहन और आपके कह रहे हैं गतिविधियां ही बची थी। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई। बहुत सारी ऐसी वस्तु थी जो आपका रिजर्व श्रेणी के अंतर्गत आ गई। अधिकांश उद्योग में अब बाजार कीमतों का निर्धारण, यानी कि बाजार ही डिसाइड करेगा क्या उसकी कीमत है, और वैसे ही चीजों को सप्लाई होगी। बाजार डिसाइड करेगा तो उसी के ऊपर डिपेंडेंसी होगी कि वो किस तरीके से चीजों को लेता है, ठीक। तो ये यहाँ तक आपने देखा औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति बढ़ी। तो सबसे पहले लाइसेंस व्यवस्था, इसमें एक फर्म को बंद करने के उत्पादन या आप कितना उत्पादन करोगे ये निर्धारण करने की मात्रा को समाप्त कर, ठीक है भैया। अब आपको कुछ जरूरत ध्यान रखेंगे इतना। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की, चलिए बात कर रहे हैं वित्तीय सुधार क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश क्षेत्र, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा जैसी संस्थाएं सम्मिलित थी। भारत में वित्तीय क्षेत्र के विनियमन में रिजर्व बैंक का दायित्व है। इसका है, अगर भारत में कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है तो कौन करता है, रिजर्व बैंक। हम इसको कहते हैं RBI, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए यह है भारतीय रिजर्व बैंक। विभिन्न नियम और कसौटी के माध्यम से बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को कार्य विनियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई मुद्रा बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रखता है, और यह है ब्याज की दरों का नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों में उधार देने की प्रकृति इत्यादि यह तय करती है कि वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियां एक प्रमुख उद्देश्य है। रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र का नियंत्रक की भूमिका से हटाकर एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक की सलाह के बिना कई मामले में अपने निर्णय के स्वतंत्र है।
अब पहले क्या होता, कोई भी काम करना है तो रिजर्व बैंक को सलाह लेनी पड़ेगी। अब बहुत सारे निर्णय ऐसे जिसमें रिजर्व बैंक की कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि रिजर्व बैंक की भूमिका को सीमित कर दिया गया। क्यों सीमित किया आप जानते हैं, कैसे? जैसे चलिए, तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से रिजर्व बैंक की भूमिका को आपका सीमित किया गया। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसको घर जाकर पूरा एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए। बातें दो रहे, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। बाकी शेष जो बचा है इसके आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर आज के लिए